हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज आप पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम एनालिसिस करेंगे 7 जुलाई 2021 का। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इस डाटा एनालिसिस में आज की जो बात की गई है वो वैक्सीनेशन को लेकर जो जेंडर गैप डेवलप हुआ है उसको लेकर बात की गई है। दोस्तों, इसमें बताया है कि जो वैक्सीनेशन हुआ है वो उसमें अभी जो 4 जुलाई का डाटा इसमें बताया गया है। 4 जुलाई की डाटा में जो 390 पर 1000 मैन थे उनको वैक्सीनेशन किया गया है, जिनको एटलीस्ट 1 डोज लग गई है। और इसके अलावा जो 349 वुमेन है पर 1000 उनको फर्स्ट डोज लगी है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो 41 नंबर हैं उनका इसमें डिफरेंस है। मैन का नंबर 390 है, वुमेन का नंबर 349 है। इस प्रकार जो लेडीज़ हैं उनको, जो वुमेन्स हैं उनको जो वैक्सीनेशन है वो कम हो रहा है। एक जेंडर गैप है, इसके बारे में आज इस डाटा एनालिसिस में डिस्कस किया गया है और बताया गया है कि जो लेडीज़ हैं उसमें, जो वुमेन्स है उसमें जो गैप था वो कुछ समय पहले बहुत कम था। इसके अलावा ये बढ़ता गया और अभी 4 जुलाई को ये बढ़कर 41 नंबर का हो गया है। ऐसी बात इस जेंडर गैप में बताई गई है। और जो स्टेट वाइज जो गैप है उसमें जो तुलना की गई है उसमें जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा गैप देखने को मिला है, जहाँ पर मैन का नंबर 579 पर 1000 है और वुमेन का नंबर 435 1000 है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है उसमें वैक्सीनेशन जो हुआ है वो एडल्ट में वुमेन में सब ज़्यादा हुआ है। एचपी हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर वुमेन का जो वैक्सीनेशन है वो हाई लेवल पे है। और जो वहाँ पर नंबर है वो 715 मैन के लिए है और 727 वुमेन के लिए है। इसके अलावा जो 20 स्टेट्स हैं वहाँ पर जो डाटा है उसमें ये देखने को मिला है कि जो जेंडर गैप डेवलप हुआ है वो इस वैक्सीनेशन के केस में भी डेवलप हुआ है। और बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो वैक्सीनेशन का डिसीजन होता है वो वैक्सीनेशन का डिसीजन जो वुमेन्स होती हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके हस्बैंड के द्वारा दिया जाता है। हस्बैंड जो है तो डिसीजन लेते हैं कि उनके हेल्थ के जो इशू है, हेल्थ के जो प्रॉब्लम है उनका किस तरीके से उनसे लड़ना है। और इस प्रकार का डिसीजन इंडिया में लिया जाता है। तो इसी को डाटा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें JNK में बताया गया है सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। इसके अलावा उड़ीसा है, NP है और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उसमें वैक्सीनेशन तो ज़्यादा हुआ है लेकिन गैप यहाँ पर भी अवेलेबल है। और इसी तरीके से जो स्टेट हैं वो दिखाए गए हैं। इंडिया का जो ओवरऑल सिनेरियो दिखाया गया है वो ये है, 390 पर मैन है और उसके बाद में 349 पर वुमेन है। तो इस प्रकार इस डाटा में ये चीज़ दिखाई गई है। इसके अलावा जो ग्राफ है उसमें ये बात कही गई है कि जो मई में जो वैक्सीनेशन शुरू किया गया था 18+ का, तो उसमें जो वैक्सीनेशन के बीच में जो मैन थे उनके उनमें जो 138 का नंबर था पर 1000 और जो वुमेन थी उसमें जो ये था 131 था। 7 नंबर का ही खाली डिफरेंस था। इसके अलावा जब जून में वैक्सीनेशन आगे बढ़ा तो ये नंबर 191 फॉर मैन हो गया और 172 फॉर वुमेन हो गया, जो कि जिसमें गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और इसके बाद में जो 4 जुलाई का डाटा आज इसमें प्रकाशित किया गया है उसमें आप देखेंगे कि जो डिफरेंस है वो 41 का हो गया है, जिसमें कि 390 तो मैन है और 349 वुमेन है। तो इस प्रकार इस डाटा में बताया गया है कि जो डिफरेंस था पहले 7 का था, फिर उसके बाद में 19 हो गया और अब 41 है। जस्ट डबल का डिफरेंस इंक्रीज हुआ है। तो जिस प्रकार वैक्सीनेशन भी आगे बढ़ा है, इस प्रकार जो डाटा आप ये देखेंगे तो इसमें ये भी पता लगेगा कि जो परसेंटेज ऑफ वुमेन है जो अपना हेल्थ का डिसीजन खुद लेते हैं वो उनका नंबर बहुत ही कम है। JNK में आप देखेंगे 5% वुमेन है वो ऐसा करती हैं। त्रिपुरा में भी 5% है, मणिपुर में 6% है, इसके अलावा आसाम में 7% है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो वो 17% है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पर वुमेन का वैक्सीनेशन का रेशियो अभी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो परसेंटेज वुमेन है जिस जहाँ पर मेल डिसीजन लेते हैं वो उसका जो रेशियो है वो
परसेंटेज है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा देखेंगे रेशियो बहुत ही कम है, 10-15% से भी नीचे का रेशियो जनरली देखने को मिल रहा है। फिर कर्नाटका है जिसमें कि 24% है, और जिसमें कि मैन हेल्थ का डिसीजन लेते हैं। और इसके अलावा 16% जो है वो केरला में है जहाँ पर मैन डिसीजन लेते हैं। तो इस प्रकार इस डाटा में बताया गया है। इसके अलावा जो परसेंटेज ऑफ मैन है जो हमें अपने आप डिसीजन लेते हैं अपनी हेल्थ का, उसमें 28% JNK में है और 36% त्रिपुरा में है। मैन में देखेंगे तो नंबर काफ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें कर्नाटक में 44% है। 44% जो कर्नाटका के मेल हैं वो अपने हेल्थ का डिसीजन खुद लेते हैं। 40% वेस्ट बंगाल में है। इस प्रकार से ये डाटा काफ़ी अच्छा है। और दूसरी तरफ जो अपने फीमेल पार्टनर से या हाउसवाइफ से या अपनी वाइफ से जो मैन डिस्कस करके अपना डिसीजन लेते हैं हेल्थ को रिलेटेड, उनका रेशियो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। जो ये रेशियो सबसे ज़्यादा है वो 15% है, और वो भी कर्नाटका में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की बात इस डाटा में कही गई है। कुल मिलाकर जो फीमेल्स हैं उन फीमेल्स में जो हेल्थ का जो इश्यू रहता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो रहती हैं, उन हेल्थ प्रॉब्लम्स का डिसीजन जनरली मेल के द्वारा ही लिया जाता है, और उसमें उनके द्वारा जो भी डायरेक्शन उनको दिया जाता है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही यह कार्य किया जाता है। आप देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो रेशियो वैक्सीनेशन को लेकर जो सामने आया है उसमें 715 तो मेल है और 727 फीमेल है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वहाँ पर परसेंटेज जो है फीमेल्स का जो अपने जो खुद डिसीजन लेती हैं वो भी 17% है, और जो मेल के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन हस्बैंड्स के अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेती हैं अपने हेल्थ का, वो जो परसेंटेज है वो 11.1% ही है। तो इस प्रकार ये देखने को मिलेगा। इस डाटा से साफ ये जाहिर होता है कि जहाँ पर भी मेल के द्वारा जब हेल्थ का डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन में वहाँ पर रेशियो जो वैक्सीनेशन का है वो भी कम देखने को मिल रहा है, और जहाँ पर जो फीमेल खुद डिसीजन ले रही हैं वहाँ पर जो रेशियो है वो ज़्यादा देखने को मिला है। इस प्रकार का डाटा एनालिसिस इसमें किया गया है। तो इस गैप को भी हमें कम करना होगा, और मेल फीमेल्स को दोनों को बराबर रेशियो पर लेकर चलना होगा, और देश के हर नागरिक को ये वैक्सीन लगनी चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो इस प्रकार हमें फीमेल्स को भी साथ लेकर चलना होगा वैक्सीनेशन के लिए। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो मेंटल हेल्थ के जो हमारे देश में सिस्टम है उस सिस्टम को लेकर बात। हेल्थ केयर का जो डेवलपमेंट है वो हमारे देश में चाहे अदर डिजीज़ को लेकर काफ़ी हो गया हो, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ को लेकर हमारे देश में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। और जो मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम होता है उनके जो पेशेंट होते हैं उन पेशेंट को भी एक अलग प्रकार का ट्रीटमेंट हमारे देश में यहाँ पे दिया जाता है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये डिसीजन लिया था कि भाई जो मेंटली जो डिस्ट्रेस में जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, उन्हें भी वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। और वैक्सीन लगाने के बाद में उसने उन्हें कोई ऐसा मार्क या कोई टैटू उनके ऊपर बना देना चाहिए जिससे कि उनकी पहचान आसानी से की जा सके। ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। दूसरी ओर जो मेडिकल सिस्टम का, जो हेल्थ केयर सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है मेंटल डिस्ट्रेस के जो पेशेंट हैं उनके लिए, तो वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है। और कई मेंटल जो पेशेंट होते हैं वो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन उनका हो ही नहीं पाता है, और इस प्रकार से उनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। और कई जो पेशेंट होते हैं वो फुटपाथ पे या रोड पे ही अपनी जीवन यापन करते हैं किसी भी तरीके से। तो जो जनरल अवेयरनेस है उसकी भी कमी है, और इस प्रकार जो पब्लिक है वो पब्लिक भी इन लोगों से दूर ही रहना चाहती है। मेंटल डिस्ट्रेस में जो पर्सन है वो आपने देखा होगा कि जो कई बार पक्षी या जानवरों को तो पब्लिक होती है, लोग होते हैं, वो फिर भी मेडिकल एड प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो मेंटल डिस्ट्रेस में हैं
उनके पास में कोई जाना भी जो पसंद नहीं करता है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। कई लोगों में जो मेंटल डिस्ट्रेस होता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, या किसी शौक की वजह से या किसी अन्य प्रॉब्लम की वजह से ऐसा जो होता है वो देखने को मिलता है। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए दोस्तों यही चीज़ करनी पड़ेगी कि हमें अवेयर होना पड़ेगा। ये लोग जो इस प्रकार के पेशेंट हैं वो पेशेंट कोई बुरे पेशेंट नहीं है, या ये कोई बुरे आदमी नहीं है। मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से उन्हें ऐसा ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हमें अवेयरनेस इस चीज़ के लिए फैलानी होगी और हमें खुद भी अवेयर रहना होगा, ताकि इन लोगों का जो इलाज है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और इलाज के बाद में ये लोग अपने जो स्वास्थ्य का लाभ उठा सकें। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। साथ ही कुछ जो होमलेस पर्सन है उनके लिए इंडिया में जो एस्टेब्लिशमेंट चलाए जा रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि गुजरात में जो आत्मीयता के नाम से एक एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरा एक वेस्ट बंगाल में नया दौर के नाम से है, और एक द बनियन ऑफ तमिलनाडु है। ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है मेंटल डिस्ट्रेस के केस में। तो इस प्रकार के जो एस्टेब्लिशमेंट हैं वो गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हैं, लेकिन गवर्नमेंट में कुछ जो मेंटल डिस्ट्रेस में लोग होते हैं उनके लिए कुछ विशेष कार्य नहीं किया जाता है, और या तो ऐसे हॉस्पिटल्स में जगह नहीं होती है, या जगह होती है तो बहुत ही घिच-पिच वाला एरिया यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार जो मेंटल डिस्ट्रेस है उनके लिए एक प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल करवाना ही प्रॉपर नहीं है। उन्हें एक प्रॉपर अटेंशन देने की भी ज़रूरत है, और इस प्रकार का जो नेटवर्क है सर्विसेज का वो भी क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिससे कि उन्हें मेंटल जो डिसेबिलिटी में जो लोग हैं उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सके। आप देखेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स में भी इस फील्ड को लेकर जो है वो रुझान कम रहता है, इंटरेस्ट कम रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम रहती है, बहुत रेयर रहती है। और अगर किसी जनरल डॉक्टर की अगर ऐसे में वहाँ पोस्टिंग होती है तो वो उस कार्य को उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार इन चीज़ों को लेकर बात की गई है कि मेंटल डिस्ट्रेस के जो लोग हैं उन्हें हमें सेम एज ए पेशेंट ट्रीटमेंट देना होगा, तभी ये लोग जो हैं वो ठीक हो पाएंगे। और मेंटल डिस्ट्रेस भी सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और मेंटल प्रॉब्लम है एक बीमारी ही है, जिससे कि एक पर्सन के एटीट्यूड से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी यह बात की गई है कि ये भी एक नागरिक ही हैं, और ऐसी स्थिति में इन्हें भी वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। और वैक्सीनेशन कर अगर कोई प्रॉब्लम अगर इनकी तरफ से क्रिएट होती है तो एक कोई भी मार्क या कोई भी टैटू इनके बॉडी पर बनाया जा सकता है, जिससे कि ये मेंटल डिस्ट्रेस के जो पेशेंट हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। तो ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो आपने देखा होगा, हाल ही में जो चाइना है उसने तिब्बत के पास में जो अपना एयर फोर्स का बेस है उसे स्ट्रॉन्ग किया है, और वहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे इम्प्रूव किया है, उसे बढ़ाया है। तो इसी को लेकर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है कि किस प्रकार जो चाइना है वो अपनी इस एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ा रहा है, और उसका क्या इस एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ाने के पीछे मकसद हो सकता है, उस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। इस आर्टिकल में 3 पॉइंट्स के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि चाइना या तो जो इंडियन एयरफोर्स है उसके बराबरी करना चाहती है, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही अपना एस्टेब्लिशमेंट डेवलप करना चाहती है। दूसरा है जो चाइना भविष्य में किसी स्ट्रेटजी को लेकर कार्य कर रहा है, फ्यूचर में अगर कोई वो प्लान कर रहा है ये हमला करने का या किसी और बात का जो अभी स्टेटस क्वो है वो मेंटेन नहीं किया जाता है, उस प्रकार की जो सिचुएशन का इसमें जिक्र किया गया है। तीसरा जो इसमें जिक्र किया गया है वो चाइना को लेकर एक मैनिपुलेशन को लेकर भी कार्य किया जा सकता है, जिसमें कि सिर्फ ये बताना हो कि चाइना जो है वो अभी वर्किंग कर रहा है अपनी, और जो पहले जो गलवान
में जो लड़ाई हुई उसके बाद में जो चाइना है वो स्टेबल नहीं है, वो उस चीज़ को लेकर शांत नहीं है और आगे भी वो कार्रवाई उसके द्वारा की जा सकती है और अब की बार एयरफोर्स के लेवल पर की जा सकती है। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो चाइना तिब्बतन प्लेटू पे जो अपने एस्टेब्लिशमेंट बढ़ा रहा है उससे इंडिया को थ्रेट तो है ही, तो साथ ही में जो इंडिया के लिए एक परेशानी ये भी है कि किस प्रकार चाइना से जो भविष्य में डील किया जाएगा उसे कि इस प्रकार की डायरेक्शन दी जाएगी और चाइना को एक एक फ्रेंड के रूप में, एक पार्टनर के रूप में, जो हमारा बहुत ही अच्छा ट्रेड पार्टनर है, उस पार्टनर के रूप में एस्टेब्लिश किया जाएगा भविष्य में, या एक दुश्मन के रूप में जिस प्रकार से हम पाकिस्तान को देखते हैं उसी प्रकार से चाइना को भी देखा जाएगा। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है और जो भारत है उसे यह देखना चाहिए और इस पर निगरानी रखनी चाहिए कि चाइना का जो ये एस्टेब्लिशमेंट है वो किस प्रकार कार्य कर रहा है और इसमें किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर नज़र रखनी चाहिए। साथ ही जो चाइना के जो लीडर्स हैं उनके साथ में पॉलिटिकली बात करनी चाहिए और उनसे ये पूछना चाहिए कि इस प्रकार का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आप क्यों डेवलप कर रहे हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन उनसे करना चाहिए जिससे कि जो उनकी मंशा है वो निकल कर आ सके। अगर वो इस पर बात करेंगे तो उनकी मंशा नेगेटिव इम्पैक्ट की नहीं होगी। साथ ही अगर वो इस प्रकार की बात अगर नहीं करना चाहेंगे तो एक इंडिकेशन हमें मिल जाएगा कि किस प्रकार का कार्य भविष्य में इनके द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट है वो किए जाने की बात की जा रही है और साथ ही जो चाइना से अगर इस प्रकार की लीडर लेवल की अगर बातचीत होती है तो उसमें एक इंडियन एयरफोर्स का एक आदमी भी शामिल किया जाना चाहिए उस मीटिंग या उस डिस्कशन में, जिससे कि ये जो रूपरेखा है वो सभी लोगों के समझ में आ सके और उसका जो इलेबरेट डिस्कशन है, विस्तृत जो चर्चा है उस पर की जा सके और उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू को समझा जा सके। तो इस प्रकार इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो चाइना है उसके ऊपर बिल्कुल भी आग नीच कर विश्वास नहीं किया जा सकता है और भविष्य में वो किस प्रकार की प्लानिंग कर रहा है और प्लानिंग क्या और भविष्य में वो किस प्रकार यूज़ करेगा उसके ऊपर कुछ निश्चित तौर पर कह पाना मुश्किल है। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है देश की बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए। इससे चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो वैकेंसी होती हैं बड़ी पोस्ट पे लेकर, जो बड़ी जैसे सीबीआई है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो अभी थे उनके बारे में बात की गई थी। तो इस प्रकार जो इन बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो वैकेंसीज रहती हैं उन वैकेंसीज के बारे में बात की गई है कि जो इन पोस्ट पे जो वैकेंसीज रहती हैं वो पब्लिक में एक नेगेटिव मैसेज देती हैं कि ये जो इस पोस्ट पे जाने के लिए एक लीगल और योग्य आदमी जो सरकार को नहीं मिल पा रहा है, इस प्रकार का मैसेज सरकार पब्लिक में जाता है। तो इस चीज़ को लेकर इसमें डिस्कशन किया गया है कि इन प्रमोशंस में जो डिले और अपॉइंटमेंट में डिले किया जाता है उनसे और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता है, जिससे कि वो प्रमोशन का काफ़ी समय से वेट कर रहे होते हैं, वो प्रमोशन उनका नहीं हो पाता है। इस प्रकार इन्हें बताया गया है। और जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो वैकेंसी थी वो दिसंबर 20 से खाली पड़ी थी। इसके अलावा जो सीईसी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो उनकी वैकेंसी के बाद में भी ऐसा ही होता। सीबीआई में भी इसी प्रकार का जो वैकेंट पोस्ट देखने को मिली थी काफ़ी समय तक। इस प्रकार से जो 140 और इस प्रकार से जो आप देखेंगे कि जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, एरिया जिसे कहा जाता है, उसने एक हाल ही में एक PIL दायर की थी कि जो CBI और जो CEC का जो टॉप लेवल की पोस्ट है उस पोस्ट को एक कमेटी के द्वारा ही डिसाइड किया जाना चाहिए। इस प्रकार की बात इस PIL में कही गई है। और जो लॉ कमीशन की 255th जो रिपोर्ट है उसमें भी इस प्रकार की बात कही गई है कि जो CEC और
इलेक्शन कमीशन का सीईसी हैं, सीबीआई के जो टॉप हेड हैं, उनका जो सिलेक्शन है वो एक कमेटी के द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके कि प्राइम मिनिस्टर हेड हो और उसमें सीजीआई इंक्लूडेड हो और लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें एक पार्टिसिपेंट हो। तो मेनली जो डिसीजन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा सीजीआई के डिस्कशन से लिया जाना चाहिए, ऐसी बात इस रिपोर्ट में कही गई थी। तो इस प्रकार से जो कई रिफॉर्म्स हैं, उन्हें रिफॉर्म्स को सरकार अपना सकती है अगर वो चाहे तो, लेकिन उसके द्वारा पॉलिटिकल प्रेशर जो इन पोस्ट पर को फिल करने के लिए रहता है, वो एक मेजर हर्डल है इस डिसीजन को लेकर। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज काफ़ी समय तक खाली रहना सरकार की जो निष्क्रियता है उसको दर्शाता है। तो इस प्रकार का कार्य सरकार को नहीं करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से डिसीजन लेते हुए एक योग्य व्यक्ति को इन पद पर आसीन करना चाहिए। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो दोस्तों, आज की हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।